कैसे हैं मेरे सारे के सारे ज्वालामुखीज, मेरी सारी की सारी डीवास कैसी हैं और सुपर हीरोज कैसे हैं? जल्दी जल्दी से बच्चों मुझे बता दीजिए। आज की हमारी इस बहुत ही प्यारी सी क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डेवलपमेंट चैप्टर का लास्ट लेक्चर जो कि होने वाला है, जहां पर हम चैप्टर को पूरा का पूरा कंप्लीट कर लेंगे बच्चों। हर एक चीज जो हमें समझनी है उसको समझ के आज हम चैप्टर को बिल्कुल क्लोज कर देंगे। तो यार जल्दी जल्दी से क्लास में आ जाइए। एंड कितने बच्चों ने मैम को मिस करा क्योंकि मैम कल की क्लास में तो आ नहीं पाई थी। और बच्चों ऐसा नहीं था कि मैं इसलिए नहीं आई कि मुझे क्लास नहीं लेनी थी, बल्कि कल मैं मेरठ गई हुई थी यार हमारे क्लास 12th की टॉपर से मिलने के लिए। एंड दैट इज द रीजन कि मैं आप लोगों की क्लास नहीं ले पाई। सो आई वॉज नॉट हियर। अगर मैं इधर होती तो क्लास जरूर होती, क्लास कभी भी मिस नहीं होती। तो क्योंकि हमें एक अर्जेंट काम आ गया था इसलिए आपकी क्लास नहीं हो पाई। ओके चलो, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हाउ आर यू गाइज, हाउ आर यू गाइज डूइंग? जल्दी से मुझे बताइए। बहुत मिस किया आप लोगों ने मुझे, मेरे से ज्यादा तो नहीं किया होगा। किया था, मिस किया था। चलिए बहुत बढ़िया। ऑल राइट, ठीक है गाइज, ठीक है। समरी लेक्चर तो आ ही जाएगा बच्चों। ओके, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। तो कल क्या किया फिर आपने? कल जब क्लास नहीं हुई तो क्या आप लोगों ने जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था उसको रिवाइज किया? चैप्टर जितना हमने कर रखा है उसको रिवाइज करा कि नहीं करा रिवाइज? लॉट्स ऑफ लव मैम, मिस्ड यू सो मच मैम। अरे 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 अरे। चलो तो बच्चों आज की क्लास में लास्ट के जो हमारे दो टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के, जो कि है बड़े प्यारे से टॉपिक्स, पब्लिक फैसिलिटीज और सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। ये टॉपिक्स को हम लोग समझने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, देखने वाले हैं। बाकी गाइस क्लास ज्यादा लंबी नहीं होने वाली है, बहुत छोटे से टॉपिक्स है, जल्दी जल्दी से इसको समझ लेंगे, ठीक है? फिर आराम से जाकर आप मजे करो। ओके यस, मौज मस्ती करनी है मैम, नो बैकलॉग। अरे वाह वाह मेरे शेर, नो बैकलॉग। चलो बहुत ही बढ़िया गाइस, ठीक है ठीक है। लास्ट क्लास में याद है कि आप लोगों ने क्या पढ़ा था कि नहीं करा रिवाइज? चलो कोई बात नहीं, अभी ध्यान से सारे बच्चे मेरी बात को सुनेंगे बेटा, फटाफट से आ जाओ इधर। हम लोगों ने अभी तक हाल फिलहाल में अगर मैं बात करूं कि हमने बात क्या करी है, क्या क्या चैप्टर में हमने पढ़ा है, तो जरा एक बारी देख लेते हैं। हमने बेटा लास्ट क्लास में नेशनल डेवलपमेंट को देखा था, और नेशनल डेवलपमेंट के अंदर पुत्र एंड पुत्रियों, ध्यान से मेरी बात को सुनना। नेशनल डेवलपमेंट के अंदर हमने ये समझने की कोशिश करी थी कि जब हम कंट्रीज को या किसी भी जगह को कंपेयर करते हैं तो हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मानते हैं इनकम। किसी भी जगह की इनकम को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, लेकिन कौन सी इनकम को इंपॉर्टेंट मानेंगे? तो सबसे पहले हमने एनालाइज करा कि भाई टोटल इनकम। फिर हमने देखा कि यार टोटल इनकम एक अच्छा क्राइटेरिया नहीं है, क्योंकि टोटल इनकम हमको पॉपुलेशन के बारे में कुछ भी नहीं बताता है। तो इसी वजह से इनकम के अंदर भी बेटा हम लोग सिर्फ और सिर्फ किसको एनालाइज करते हैं? हम लोग सिर्फ और सिर्फ हमारा जो एवरेज इनकम होता है उसी इनकम के बेसिस पे कंपैरिजन करते हैं। अब ये जो एवरेज इनकम है इसके और भी ढेर सारे नाम हैं, जिसको पर कैपिटा इनकम बोला जाता है, एवरेज इनकम बोला जाता है, इनकम पर पर्सन बोला जाता है। तो ये सारे भतेरे नाम हैं हमारे एवरेज इनकम के। और अरे भाई हमारी बोतल गिर गई भाई, ओ माय गॉड। बच्चों मैम इज अ डीवा, एंड तभी मैम की वाटर बॉटल भी पिंक कलर की है और ये गिर गई है। कोई बात नहीं, इसको इधर रख देते हैं, ठीक है ओके। तो एवरेज इनकम को हम लोग एनालाइज करते हैं, और एवरेज इनकम की जब मैं बात करती हूं तो यहां पर हमने देखा था बेटा कि जो हमारा वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक निकालता है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, जहां पर वो सिर्फ एवरेज इनकम के बेसिस पे कंपैरिजन कर देता है, बता देता है कि कौन सा देश डेवलप्ड है, कौन सा अंडर डेवलप्ड है, कौन सा डेवलपिंग है। ये सारी चीजें वर्ल्ड बैंक बता देता है सिर्फ एवरेज इनकम के बेसिस पे। अब बच्चे ध्यान से मेरी बात सुनो, एवरेज इनकम का मतलब क्या होता है? एवरेज इनकम का मतलब होता है टोटल इनकम अपॉन
पॉपुलेशन। लेकिन अगेन आप जब सिर्फ और सिर्फ इनकम की बात करोगे और कंपैरिजन करोगे तो ये एक क्राइटेरिया अधूरा है, ये पूरा नहीं है, ये बहुत ही अधूरा सा क्राइटेरिया है। अधूरा सा क्राइटेरिया क्यों है बेटा? क्योंकि सिर्फ जब हम इनकम को एनालाइज करेंगे तो बहुत सारी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बातें हैं, जैसे कि पढ़ाई लिखाई की बात, पढ़ाई लिखाई बेटा हम यहां पे क्या करना है? पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन, एजुकेशन जैसी चीजें, हेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ, सुना है ना आपने कि हेल्थ इज वेल्थ। आप लोग देखते हो बेटा कि जब कोई भी इंसान बीमार पड़ जाता है तो ना तो वो ढंग से पढ़ पाता है, ना तो वो ढंग से अपना काम कर पाता है, कुछ नहीं कर पाते। जब आप बीमार पड़ते हो तो आपको रियलाइज होता है कि हमारी सेहत से बढ़ के दुनिया में कोई दूसरी चीज नहीं है, और हेल्थ कंडीशन इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो हेल्थ, एजुकेशन हम सबको इग्नोर कर देते हैं जब हम सिर्फ इनकम की बात करते हैं। और दूसरी चीज ये थी कि हम लोग जब सिर्फ एवरेज इनकम के साथ कंपैरिजन करते हैं तो हमें यह भी नहीं पता होता कि जो देश है उसके अंदर कितनी ज्यादा डिस्पैरिटी है, कितना ज्यादा अंतर है अमीर और गरीब के बीच में, किस तरीके से वो इनकम लोगों के बीच में बटी हुई है, क्या बराबर तरीके से बटी है, क्या बराबर तरीके से नहीं बटी है। तो इन सब चीजों के बारे में हमें पता ही नहीं होता है। इसलिए एवरेज इनकम एक फुल प्रूफ या बहुत बेहतरीन क्राइटेरिया है ही नहीं। लेकिन यहां पर यूएनडीपी यानी कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम निकालता है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, और इस ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में वो जो है क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर एवरेज इनकम, एवरेज इनकम के साथ साथ एजुकेशन एंड हेल्थ इंडिकेटर्स। और तब जाकर बात जो है बनती है, तब जाकर हमें लगता है कि हाँ ये सही क्राइटेरिया है कंपैरिजन करने का, है कि नहीं। अब आप लोगों को मैंने बेटा यहां पर एक होमवर्क दिया था कि आप लोग जरा डिफरेंशिएट करके आओ कि जो क्राइटेरिया वर्ल्ड बैंक यूज करता है और जो क्राइटेरिया यूएनडीपी यूज करता है, मतलब वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट और ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के बीच में आपको डिफरेंस करना था। कर लिया? करा कि नहीं करा? करा कि नहीं करा? बेटा ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बोथ आर द सेम थिंग। रिपोर्ट होती है जो निकलती है, इंडेक्स है कि जब नंबर दिया जाता है कि जैसे कोई कंट्री बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रही है पर कैपिटा और उसमें, तो वो इंडेक्स में जैसे 1 2 3 4 इस तरीके से कंट्रीज को मेजर करा जाता है। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ। नहीं करा? बहुत बढ़िया बेटा। ये देखो जैसे यहां पर आप देख सकते हो पर कैपिटा इनकम दे रखी है श्रीलंका, इंडिया, म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश की, हमारे पड़ोसी देश है जिनसे हमारी कोई बहुत अच्छी तो बनती नहीं है बेटा, लेकिन कंपैरिजन कर दिया है। आप लोगों का कंपैरिजन भी करते हैं ना, मम्मी पापा शर्मा जी का बेटा तो ऐसा है, वो वैसा है। यहां पर देखो, यहां पर भी हमने कंपैरिजन कर दिया श्रीलंका, इंडिया, म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश में। अगर आप इनकी रैंकिंग को देखेंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट की रैंकिंग है ना, इंडेक्स रिपोर्ट, वही रिपोर्ट निकलती है उसमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, वही बात है, रैंकिंग होती है वहां पे। तो सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस किसकी यहां पे दिखाई दे रही है? सबसे ज्यादा बेहतरीन परफॉर्मेंस श्रीलंका की दिखाई दे रही है, क्योंकि श्रीलंका 89 नंबर पे है, सबसे पहले है। फिर अगर आप देखो यहां पे अगर दूसरे नंबर पे कोई आ रहा है तो इंडिया और बांग्लादेश बराबरी पे ही है, 130 की रैंक दे रखी है। फिर अगर हम आगे चलें तो फिर यहां पर है नेपाल, उसके बाद नेपाल है, फिर नेपाल के बाद अगर हम देखें तो यहां पर म्यांमार है, और पाकिस्तान, पाकिस्तान की तो बेटा बात ही नहीं करते, पाकिस्तान एकदम एंड में आ रहा है। यहां पे पाकिस्तान तो बिल्कुल एंड में आ रहा है। पाकिस्तान ने तो बस यहां पर भी अपनी जो है अच्छी खासी इज्जत मेंटेन करके रखी है। तो यस वी कैन सी कि श्रीलंका की सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस है। क्यों है? चलो देख लेते हैं बच्चों। ये देखो, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग ऑफ पीपल एज 25 एंड अबव। बेसिकली यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि लोग जो स्कूलिंग जिन्होंने कर रखी है, स्कूलिंग ठीक है, जो पढ़ाई लिखाई जिन्होंने कर रखी है उसके बारे में बता रखा है। तो वहां पे भी सबसे बढ़िया अगर हम देखें श्रीलंका का ही है 10.8। उसके बाद अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखो कि कितने साल तक लोग जीवित रहते हैं, या व्हाट इज लाइक द एवरेज अमाउंट जब तक लोग जिंदा रहते हैं, तो अगर हम देखें श्रीलंका के अंदर सबसे ज्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। तो यहां लोग बाद में मर रहे हैं भाई। एवरेज है 77 ईयर्स, 77.5 ईयर्स। तो दैट इज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी। मतलब कि श्रीलंका की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, हेल्थ कंडीशंस है, वो काफी ज्यादा बेहतर है बाकी देशों से। आप कंपैरिजन करके देख लो, ठीक है। उसके बाद अगर श्रीलंका में आप यहाँ की पर कैपिटा इनकम भी देखोगे, डॉलर्स में दे रखी है, तो वो भी सबसे ज्यादा बेहतरीन है।
एंड दैट इज वाई हम लोग देख सकते हैं गाइज कि श्रीलंका इज परफॉर्मिंग द बेस्ट. यस, माई बैटमैन, सुपरमैन, स्पाइडरमैन, ऑल माई डीवाज. तो यार ये ना आप टेबल देख सकते हो एंड श्रीलंका की रैंकिंग सबसे ज्यादा बेहतरीन हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है. श्रीलंका के अंदर एजुकेशन, हेल्थ, पर कैपिटा इनकम सबसे ज्यादा बेटर है इन कंपैरिजन टू ऑल दी अदर कंट्रीज दैट आर गिवन हियर. ओके, अब यहां पे देखो लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है. लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ डिनोट्स, द नेम सजेस्ट, एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ लाइफ ऑफ अ पर्सन एट द टाइम ऑफ बर्थ. मतलब बेटा ज्यादा कंफ्यूज होने की बात नहीं है. जैसे एक देश है ना, उस देश के अंदर हम देख रहे हैं कि लोग ज्यादातर एवरेज बेसिस पे 70 साल तक जीते हैं. तो दैट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी कि इस देश के अंदर तो डेथ रेट इतना रहता है, इस समय तक लोग जिंदा रहते हैं, इस समय के बाद लोगों की डेथ हो जाती है. तो एवरेज नंबर ऑफ इयर्स अ पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू लिव, कि आप जिस देश में पैदा हो रहे हो वहां की स्वास्थ्य सेवाएं ऐसी है कि यहाँ पे लोग जो है ना इतने साल पे मर रहे हैं, एवरेज नंबर ऑफ इयर्स इतना जी रहे हैं. तो वो एक्सपेक्टेंसी है. ठीक है, सिंपल सी बात है. तो सबसे ज्यादा बढ़िया एक्सपेक्टेंसी यहां पर हमारे श्रीलंका में है. अब ये तो चलो यार, ये तो बस क्राइटेरिया हो गया. अब जरा आ जाते हैं हम लोग पब्लिक फैसिलिटी पे. बहुत सिंपल टॉपिक है, लेट मी एक्सप्लेन, जल्दी से समझेंगे. आ जाओ यार. देखो फिर से वही बात कौन सी? वही बात जो बार बार चैप्टर में दोहराई जा रही है कि मनी 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 इन योर पॉकेट. भाई अपनी तो जेबें खाली हैं, अभी तो कोई पैसा है नहीं मेरी पॉकेट में, लेकिन वैसे आपको बताया जा रहा है कि जो पैसा है ना आपकी जेब में, यू कैन नॉट बाय, आप उस पैसे से वो सारी चीजें नहीं खरीद सकते दैट यू मे नीड टू लिव वेल. एक अच्छा जीवन जीने के लिए पैसा आपको हर चीज नहीं खरीद के दे सकता. हर एक चीज जो एक अच्छा जीवन जीने के लिए चाहिए वो पैसे से आप नहीं खरीद सकते, पैसे से आप नहीं तोल सकते. क्यों नहीं तोल सकते मैम? ऐसी कोई चीज है ही नहीं जो हम पैसे से नहीं खरीद सकते. पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन बेटा नहीं, ऐसा नहीं है. देखो हम लोग देखते हैं क्या क्या नहीं खरीदा जा सकता पैसे से. अगर मैं आपसे बात करती हूं कि पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, बिना प्रदूषण का वातावरण, दिल्ली में जितने लोग रह रहे हैं, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, घर से बाहर निकलेंगे वही पॉल्यूशन. ठीक है, क्या उनके जेब में जो पैसा है वो उससे रोक पा रहे हैं? क्या पैसे से ऐसे ऐसे झाड़ते हैं क्या कि अरे पॉल्यूशन हट जाओ, पॉल्यूशन हट जाओ? नो, नॉट एट ऑल. ठीक है, तो मनी इन योर पॉकेट, आपकी जेब में जो पैसा है उससे आप पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट नहीं खरीद सकते. आपको फिर भी प्रदूषण में जीना ही पड़ेगा. ठीक है, एयर प्यूरिफायर लगवाओगे, घर पे लगवा सकते हो, लेकिन जब बाहर निकलोगे तो वही प्रदूषण में वही वाली सांस लेनी पड़ेगी. उसी के साथ अगर मैं बात करती हूं प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शियस डिसीजेस, बहुत खतरनाक बीमारियां जो है, क्या आप उससे प्रोटेक्ट हो सकते हो अगर आपके पास पैसा है? बिल्कुल नहीं हो सकते. कोरोना वायरस जब फैला था, क्या कोरोना वायरस ये देख के फैल रहा था कि जो अमीर होंगे अरे नहीं उन्हें नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगा, जो गरीब होंगे ना उनको होगा कोविड? नहीं, नॉट एट ऑल. तो बेटा आप लोग जब कोई इन्फेक्शियस डिसीज है, कोई बहुत खतरनाक बीमारी आ रही है, आपकी जेब में जो पैसा है वो आपको इस बीमारी से नहीं बचा सकता. आप डेफिनेटली उस पैसे से अपना इलाज करा सकते हो, लेकिन उस पैसे से आप बच नहीं सकते. ठीक है, उसी के साथ अगर मैं बात करती हूँ, जब मार्केट में आप जाते हो पैसे से आप चीजें खरीद सकते हो, लेकिन आज जैसे हर चीज में हम देखते हैं मिलावट है, तो आपको भी वही सेम चीजें मिलेंगी जिसमें मिलावट है. सबको वही मिल रही है ना, मिलावट वाली चीजें. तो आप पैसे से चीजें तो खरीद लोगे, बट आपको भी वही सेम मिलावट वाली चीजें मिल रही हैं. तो जो अनएडल्ट्रेटेड चीजें हैं वो आपको वो भी नहीं मिल पाएंगी. एडल्ट्रेशन होता है जिसमें मिलावट हो, अनएडल्ट्रेटेड चीजें मतलब जिसमें मिलावट ना हो. ऐसा तो कुछ नहीं होगा कि आपकी जेब में पैसा है तो आपको बिना मिलावट वाली चीजें मिलेंगी, आपको भी वही सब मिलेगा जो मार्केट में मिल रहा है. तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आपको एक अच्छा जीवन जीने के लिए चाहिए, पर पैसा आपको वो चीजें नहीं दिला सकता है. तो यहाँ पे वही बात लिखी है कि इनकम नॉट कंप्लीटली एडिक्वेट इंडिकेटर ऑफ मटीरियल गुड सर्विसेज दैट सिटीजंस आर एबल टू यूज. तो जितनी भी चीजें, ठीक है, पैसे से आप बहुत चीजें खरीद सकते हो पर हर चीज नहीं खरीद सकते. इनकम एक एडिक्वेट इंडिकेटर नहीं है. इनकम से हर वो चीज जो हमें एक अच्छा जीवन जीने के लिए चाहिए हम नहीं खरीद सकते. ऑल्सो यहां पे लिखा है मेनी ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स इन द लाइफ बेस्ट वे द चीपेस्ट वेज टू प्रोवाइड दिस गुड सर्विसेज कलेक्टिवली. अब बेटा यहां पे देखो क्या बात हो रही है. एक और चीज है कि बहुत सारी चीजें जो हमें एक अच्छा जीवन जीने के लिए चाहिए वो हमें सबसे बेहतरीन तरीका क्या है कि उनको कलेक्टिवली प्रोवाइड करा जाए. मतलब जैसे सपोज यहां पे मैं बात करती हूं, ये एक घर है, ठीक है, ये एक बिल्डिंग है, और इस बिल्डिंग के अंदर सपोज यहां पे बना लेते हैं, ऐसे 4
घर है ना, 4 घर है, और यहां पे भी 4 घर है। अरे थोड़ा सा छोटा बड़ा हो गया, ठीक है। अब बेटा एक जगह पर एक सिक्योरिटी गार्ड है ना, जो रात को जैसे सिक्योरिटी गार्ड नहीं घूमता, जागते रहो सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए। और इस घर में क्या है, हर जगह पे इस घर का एक अलग सिक्योरिटी, इस घर का एक अलग सिक्योरिटी गार्ड, इस घर का एक अलग सिक्योरिटी गार्ड, इस घर का एक अलग सिक्योरिटी गार्ड। अब बताओ सबसे सस्ता तरीका क्या है, कि सारे लोग एक अलग अलग सिक्योरिटी गार्ड को पैसा दे अपनी सुरक्षा के लिए, या फिर पूरी बिल्डिंग एक ही सिक्योरिटी गार्ड को दे पैसा। तो यार ऑब्वियसली यहां पर जब कलेक्टिवली यानी कि सभी को एक साथ जब कोई सर्विस प्रोवाइड करी जा रही है, तो वो सबसे सस्ता तरीका है उस सर्विस को प्रोवाइड करने का। सस्ता तरीका भी है, प्लस वो सर्विस सभी को मिल भी रही है, सिक्योरिटी की सर्विस सभी को मिल रही है, एक सिक्योरिटी गार्ड काम कर रहा है, सब लोग थोड़े थोड़े पैसे देंगे, यहां पर उनके पैसे भी ज्यादा खर्च हो जाएंगे, लेकिन काम वही सेम हो रहा है, लोग अलग अलग सिक्योरिटी गार्ड को पैसा दे रहे हैं। तो इट्स बेटर, दिस वन इज बेटर, जहां पर कलेक्टिवली यानी कि सबको मिलाकर एक साथ कोई सर्विस प्रोवाइड करी जा रही है। जैसे कि मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूं, जब आप अपनी गाड़ी में पर्सनल प्राइवेट जो आपकी गाड़ी है उसमें ट्रैवल करो, या फिर अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करो, कोई बस हो गई या मेट्रो हो गई, उसमें आप ट्रैवल कर रहे हो, तो डेफिनेटली बेटा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वहां आपका पैसा कम लगेगा, क्योंकि वहां पे एक सर्विस कलेक्टिवली बहुत सारे लोगों को प्रोवाइड करी जा रही है। और वहीं पे जो आपकी पर्सनल गाड़ी है वहां पर आपका बहुत सारा पेट्रोल फूक जाएगा। तो यही वाली बात हो रही है, ठीक है, कि किसी भी चीज को जब हम प्रोवाइड करते हैं, तो जब हम उसको कलेक्टिवली यानी कि बहुत सारी जनता को एक साथ प्रोवाइड करें, तो वो ज्यादा सस्ता तरीका है, वहां आपका पैसा कम लगता है। अब यहां पर ये सब बात क्यों हो रही है, ये सब बात इसलिए हो रही है क्योंकि हम बात कर रहे हैं पब्लिक फैसिलिटी की बेटा। पब्लिक फैसिलिटी यानी कि जो सरकार जनता को फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, गवर्नमेंट जो यहां पे सिटीजन्स को फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है पब्लिक वेलफेयर के लिए, है ना, जनता के हित में उनको जो सर्विसेज प्रोवाइड करी जाती हैं, इनको ही पब्लिक फैसिलिटीज बोलते हैं। अब मतलब जनता के लिए सरकार बहुत सारी चीजें करती है, और जब बच्चों कहीं पे भी किसी भी जगह पर अगर आप देखोगे कि गवर्नमेंट अगर बहुत अच्छे तरीके से फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड कर रही है, तो उन सभी जगहों की हेल्थ और एजुकेशनल कंडीशंस भी बेहतर होगी, और उन जगहों का हम बोल सकते हैं जो डेवलपमेंट होगा वो भी और बेहतरीन तरीके से होगा। जैसे कि यहां पर एग्जाम्पल दे रखा है कि केरला के अंदर, हमारा जो स्टेट है केरला, यहां पर एक बहुत लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पाया जाता है। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है 1 साल, मतलब एक बच्चा पैदा हो रहा है, 1 साल तक पहुंचने से पहले अगर उसकी डेथ हो रही है, तो वो वाला डेथ रेट, ठीक है, कि कितने ऐसे बच्चे हैं जो बिफोर रीचिंग द एज ऑफ 1 ईयर अपना फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट करने से पहले मर रहे हैं, दैट इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अब बोला जा रहा है कि केरला के अंदर ऐसा जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो बहुत कम है, मतलब बहुत कम बच्चों की डेथ हो रही है बिफोर रीचिंग द एज ऑफ 1 ईयर। इसका ये मतलब है बेटा कि केरला के अंदर जो हेल्थ कंडीशंस हैं वो बहुत बेहतरीन है, क्योंकि यहाँ पे जो सरकार है, सरकारी अस्पताल है, सरकारी अस्पतालों में इलाज अच्छे से हो रहा है, सर्विसेज अच्छे से प्रोवाइड हो रही है, एंड दैट इज द रीजन कि एक लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हमको देखने को मिल रहा है। तो पब्लिक फैसिलिटीज अच्छी हैं। उसी के साथ कुछ स्टेट्स में, कुछ भारत के राज्यों में जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है वो भी अच्छे से काम करता है। अब आप लोग पूछेंगे कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है, वैसे तो आप 9th क्लास में पढ़ के आ रखे हो, लेकिन मैं आपको एक बारी फिर से याद दिलाती हूँ। देखो क्या होता है, आप सभी को पता है कि गवर्नमेंट क्या करती है, बहुत सारा स्टॉक मेंटेन करके रखती है। स्टॉक के अंदर अनाज जैसे राइस एंड व्हीट, है ना, ये सारा अनाज रखती है। अब यही अनाज हम लोग देखते हैं कि राशन शॉप्स जो होती हैं, राशन शॉप्स में बहुत कम रेट पे कंज्यूमर्स को प्रोवाइड करा जाता है। जैसे अगर कोई चीज मार्केट में 50 रुपए की मिल रही है, तो राशन की दुकान पे लोगों को वो 5, 7, 10 रुपए में मिल रही है, बहुत सब्सिडाइज्ड प्राइस पे, जिससे कि जो गरीब इंसान है वो भी जो खाने की सामग्री उसको खरीदनी है बहुत सस्ते दाम में खरीद सके। तो यही गवर्नमेंट का पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जिससे वो डिस्ट्रीब्यूट क्या कर रहे हैं, अनाज वगैरह जो खाने की कमोडिटीज है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं काफी कम रेट पे टू द पीपल। अब इस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से क्या होता है कि जहां जहां पे गवर्नमेंट का पीडीएस सिस्टम बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है, वहां पे लोग अच्छे से खाना खा पा रहे हैं, खाने को अफोर्ड कर पा रहे हैं, और उनका जो हेल्थ है, हेल्थ भी बढ़िया है।
तो इससे हेल्थ कंडीशन बेहतर कर रही है सरकार, है ना। यहाँ इन्फेंट मोर्टालिटी रेट अगर कम है, दैट मींस वहां पर अस्पताल वगैरह अच्छा है, वहां पे भी हेल्थ कंडीशन इंप्रूव कर रही है। कहीं पे अगर सरकारी स्कूल खुले हुए हैं जहां अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड होती है, तो वहां का एजुकेशनल कंडीशन बेहतर कर रही है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट अपनी इन पब्लिक फैसिलिटीज के थ्रू जनता को ये जितनी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है, उससे गवर्नमेंट किसी भी जगह की हेल्थ और एजुकेशन की जो स्थिति है उसको सुधार सकती है और उस जगह को डेवलपमेंट प्रोवाइड कर सकती है। सिंपल सी बात है, ठीक है। आई होप ये बात बिल्कुल क्लियर है। एक बारी सारे बच्चे मुझे बताएंगे, फिर मैं रिपीट करूंगी, ठीक है। चलो जल्दी से मुझे बताओ। मिस यू जू मैम, हाँ जी, हेलो। यार बुक का डेटा देख लेना एक बारी, है ना, बुक का डेटा एक बारी देख लेना, और जो नया वाला डेटा हो ना वही लगाना, ठीक है। पुराना डेटा मत लगाना प्लीज, बुक का एक बारी डेटा देख लीजिएगा। क्लियर है? तो बच्चों पब्लिक फैसिलिटी का मतलब क्या है? सरकार आपको जो सेवाएं प्रोवाइड करती है, गवर्नमेंट आपको जो सेवाएं प्रोवाइड करती है, वो कलेक्टिवली प्रोवाइड करती है, मतलब बहुत सारे लोगों को एक साथ वो फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। जैसे कि आपके सरकारी स्कूल हो गए, सरकारी अस्पताल हो गए, आपका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो गया, ये सारी चीजें, ये सारी फैसिलिटीज सरकार सभी जनता को कलेक्टिवली मिलजुल कर प्रोवाइड कर रही है, सस्ते में भी प्रोवाइड हो जाती है। और जहां पे गवर्नमेंट की पब्लिक फैसिलिटीज बेहतरीन तरीके से प्रोवाइड की जा रही हैं, वहां का डेवलपमेंटल लेवल भी ऊंचा होगा, क्योंकि वहां पे सभी को ये सेवाएं मिल रही होंगी, वहां पे लोगों का जो स्वास्थ्य है वो बेहतर होगा, वहां पे लोगों का जो एजुकेशन है वो भी बेहतर हो जाएगा। ला तालियां, ठीक है। पोल करा दो जल्दी मैम, सारे चैप्टर खत्म करा दो आज ही करा दो सारे चैप्टर। हाँ ठीक है। अच्छा यार, अब मेरे को एक बात बताओ, चलो मैं आपसे ना पोल पे जा रही हूं, मेरे को एक बात बताओ, एक मिनट बात बताओ, सुनो तो, बात बताओ मेरे को प्लीज। संडे को क्लास लगा दो तुम्हारी? संडे को क्लास लगा दो बच्चों, कल की क्लास मिस हुई है, अब उसकी जगह पर मैं क्लास कब लगाऊं, बताओ मुझे। कल लगाऊं या संडे लगाऊं? नहीं नहीं लगानी, संडे को क्लास नहीं लगानी है, तो नेक्स्ट वीक 3 बजे लगा दूंगी फिर किसी भी दिन। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, नहीं पढ़ेंगे संडे, नहीं पढ़ेंगे, ओके। नो, ऑल माई डीवास आर लाइक नो मैम, नो, संडे को वी डोंट स्टडी, ठीक है, मंडे लगा दो, ठीक है, ठीक है। फिर एक काम करते हैं कि हमारा ये जो नेक्स्ट वीक होने वाला है, इस नेक्स्ट वीक में हम लोग किसी भी दिन एक दिन 3 PM पे क्लास लगाएंगे बेटा। 3 PM पे हम क्लास क्यों लगाएंगे बताओ, क्यों लगाएंगे 3 PM पे हम क्लास? वेकेशन हो गई? अच्छा संडे को ना मेरे को समझ में आ गया, बहुत बच्चे जो हमारे हैं ना मस्ती मस्ती करनी है इनको। बेसिकली संडे को मेरे को पता है कि समर कैंप वगैरह तो नहीं ज्वाइन कर लिया आप लोगों ने, कोई ना कोई एक्टिविटी करनी होगी। हम लोगों को पता है कि आपके समर वेकेशंस चल रहे हैं, मजे करने हैं, संडे को पढ़ाई नहीं करनी, ठीक है। तभी पूछा मैंने, क्लास लगाने से पहले पूछ लो भाई, कहीं बच्चे बाद में हम पे ही गुस्सा करने लगे, ठीक है। तो यार किसी एक दिन 3 बजे क्लास लगेगी अगले वीक में, वो कोई भी दिन हो सकता है बेटा, कोई भी हफ्ते का वो दिन हो सकता है। मस्ती नहीं रुकनी चाहिए, है ना, मस्ती को नहीं रोकेंगे आपकी। तो आप लोग प्लीज तैयार रहना, क्योंकि हमारी एक क्लास मिस हुई है, तो उस एक क्लास को हम लोगों को किसी भी एक दिन लेना ही पड़ेगा बेटा, ओके। शांत हो जाइए मेरे बच्चों, शांत हो जाइए। ठीक है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, किसी एक दिन देख लेंगे हम, किसी भी एक दिन देख लेंगे। न्यू वॉच नहीं है ये वॉच, पता है मैंने कब ली थी बेटा? अपनी पहली सैलरी से ली थी मैंने ये घड़ी। ये घड़ी जो है ना मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि ये घड़ी मैंने अपनी पहली सैलरी से ली थी। और सोचो मेरी पहली सैलरी कितनी होगी, मैम की पहली सैलरी कितनी होगी। आज लास्ट में क्लास के एंड में ये बात करेंगे हम लोग कि कितनी सैलरी थी। चलो पहले आ जाते हैं यहां पे क्वेश्चन के पास में। विच कंट्री, कौन से देश का पहली सैलरी 1 लाख? बेटा
अंबानी जी ने हायर करा था क्या मुझे? कैसी बातें कर रहे हो आप? कौन सी कंट्री की बेटर ह्यूमन डेवलपमेंट रैंकिंग है इंडिया से? पाकिस्तान की, श्रीलंका की, म्यांमार की या अफगानिस्तान की? बच्चों ये तो बहुत ही सिंपल है. विच कंट्री हैज अ बेटर रैंकिंग इन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देन इंडिया? इंडिया के कंपैरिजन में. यार मेरी पहली सैलरी जिससे मैंने अपना करियर स्टार्ट करा था, दैट वाज 20,000. और 20,000 की तनख्वाह में बढ़िया लगता था यार. पता नहीं उस टाइम पे तो बहुत अच्छा लगता था. फ्री में काम करती थी मैं. नहीं नहीं. यस. और तब मैंने अपनी फर्स्ट वॉच, मतलब फर्स्ट वॉच नहीं, वॉचेस मेरे पास और भी थी, लेकिन पहली वॉच अपने पैसे से मैंने खरीदी थी. यस. यस. अब ये नहीं बता ये नहीं बता सकती. चलो चलो आ जाओ. आपने सबका वो देखा ना रिप्लाई, कि जब पूछते हैं कि आपकी सैलरी कितनी है, तो सब लोग ऐसे बताते हैं, यार बस इतनी सैलरी है कि अपनी जरूरतें पूरी हो जाती हैं, बस वही, उतना ही समझ लो. हाँ, वही समझ लो. ठीक है. तो यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की अगर मैं बात करती हूँ तो डेफिनेटली गाइस श्रीलंका की बेटर रैंकिंग है इंडिया के कंपैरिजन में. ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट. बिल्कुल करेक्ट. बहुत ही बढ़िया. कहां है पार्टिसिपेंट्स? ओके. अंश, हमारे बिलियनियर माइंडसेट, सिया, अर्पण, ऋषभ, दशनूर, अवी और अरमान, अनमोल, हर्षुल. बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. चलो. एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश कौन करता है बेटा? इसको जारी कौन करता है, कौन लेके आता है? आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, यूएनडीपी, डब्ल्यूटीओ. आईएमएफ मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक यूएनडीपी मतलब यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मतलब डब्ल्यूटीओ. बता दो मैम. नहीं यार. ठीक है. तो गाइज यहां पर द करेक्ट आंसर इज डेफिनेटली, वी ऑल नो द करेक्ट आंसर इज यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि निकालता है हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, जिसमें वो पूरी रैंकिंग आती है. ठीक है. ठीक है. ठीक है. बहुत ही बढ़िया. ओके. तो यहां पे अरे बेटा वर्ल्ड बैंक, बेटा याद रखना, वर्ल्ड बैंक वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट निकालता है. बहुत बच्चों ने गलत आंसर दे दिया. वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट निकालता है वर्ल्ड बैंक, और यूएनडीपी निकालता है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसको हम बोल रहे हैं. ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट यूएनडीपी निकालता है. ठीक है. याद रखना इस बात को. ठीक है. तो यहाँ पे शुभम, अरमान, सिया, बिलियनियर माइंडसेट, अमूल्य, अभिज्ञान, अर्पण, सुमैया, निवेदिका एंड प्रिंसेस आर्या. ठीक है जी. ओके. अब आगे देखते हैं. इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब क्या होता है बच्चों? क्या होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब? डेथ ऑफ बेबीज बिफोर एज 1, डेथ रेट ऑफ एडल्ट, लिटरेसी रेट या स्कूल अटेंडेंस. इन्फेंट, इन्फेंट किसको बोलते हैं? मैम कितनी कार खरीद ली आपने? यार मैंने कार तो नहीं खरीदी है, लेकिन आप लोग बताओ खरीद ली जाए क्या गाड़ी? वैसे ही पूछ रही हूं मेरे को, लेकिन सीरियसली आई वांट टू बाय अ कार. छोटू से मेरे को ना एक गाड़ी चाहिए बेटा. मैंने ड्राइविंग भी सीखी है एक दो बारी, लेकिन आपको पता है कि मैम जो है ना बहुत अच्छी ड्राइवर है नहीं. मैं उतनी अच्छी ड्राइविंग करती नहीं हूं. मेरे को बहुत डर लगता है ड्राइविंग करने से. सो यस, आई हैव ट्राइड ट्वाइस कि मैं ड्राइविंग सीख लूं, लेकिन बस अब मैं क्या ही बताऊं बेटा, मेरे को थोड़ा सा डर लगता है, क्योंकि आपको पता है ना हमारे यहाँ पे ट्रैफिक बहुत बुरा चलता है. तो उस ट्रैफिक में मिनी कूपर ले लो मैम. मिनी कूपर इज एक्चुअली माई ड्रीम कार. मिनी कूपर इज माई ड्रीम कार. लाइक मुझे वो गाड़ी जो उसका वो कन्वर्टेबल वाली है ना, मेरे को बहुत ही प्यारी लगती है. बहुत बहुत प्यारी लगती है. तो डेफिनेटली यार जिस दिन बजट अलाउ करेगा अपना, कभी फ्यूचर में आगे जाकर, आप लोगों की अगर दुआएं रहेंगी
तो डेफिनेटली मिनी कूपर एक दिन आएगी गाइस। ठीक है, स्कूटी ले लो आप। ठीक है यार, ठीक है। तो यहाँ पे द करेक्ट आंसर इज डेथ ऑफ द बेबीज बिफोर द एज 1। 1 साल की उम्र से पहले जो इन्फेंट, भाई छोटे बच्चों की डेथ रेट की बात कर रहा है ये। 1 साल की उम्र से पहले जिन बच्चों की डेथ हो जाती है वही है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पर 1000 चिल्ड्रन पे कैलकुलेट करा जाता है ये। तो यहाँ पे बिलियनियर माइंडसेट, सिया, शुभम, ओपी, सौम्या, गणेश, सिद्धांत, मनीष, बिलियनियर बॉय एंड अनामिका। बहुत ही अमेजिंग गाइस। चलो अभी जरा आ जाते हैं लास्ट टॉपिक पर, जो कि क्या है, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। अच्छा, एक और चीज है यार, नेक्स्ट क्लास में ना मैं आप लोगों के लिए अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक लेकर आऊंगी, जिसको आप ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि मुझे ना आपको थोड़े बहुत नोट्स देने हैं। मैं चाहती हूं कि मैं खुद से, बेटा अभी मैं क्लास 12th के बहुत सारे बच्चों से, टॉपर्स से मिलने गई थी, और मेरे को ना ये चीज जान के बहुत अच्छा लगा, बिकॉज क्लास 12th को मैं पिछले 1 साल से ही पढ़ा रही हूँ। तो लास्ट ईयर मैंने उन्हें पढ़ाया था और मैंने ना उन्हें बहुत सारे फ्लो चार्ट्स प्रोवाइड करे थे, और लिटरली बच्चे जो मेरे फ्लो चार्ट्स थे एग्जाम में वो बनाकर आए हैं, और उन बच्चों के 100 में से 100 नंबर आए हैं बोर्ड एग्जाम्स में। तो मैं चाहती हूं कि तुम बच्चों के भी एसएसटी में 100 में से 100 नंबर आए, तो उसके लिए कुछ कुछ फ्लो चार्ट्स, नोट्स खुद से मैं लिखकर, कोई फैंसी नोट्स की मैं बात नहीं कर रही हूँ, नॉर्मल पेन से लिखूंगी भाई, ब्लू एंड ब्लैक पेन वाले नोट्स होंगे वो, लेकिन मैं वो तुम लोगों के साथ जरूर शेयर करना चाहती हूँ। तो जैसे जैसे बनाती रहूंगी, भेजती रहूंगी उस चैनल पे। ऐसा नहीं है कि मेरे पास बने हुए रखे हुए हैं, बने हुए रखे नहीं हुए, बट यस, अगर मैं किसी चैप्टर के नोट्स बनाऊंगी तो मैं डेफिनेटली उस टेलीग्राम चैनल पे शेयर करूंगी। और उस टेलीग्राम चैनल पे जैसे बहुत सी अपडेट्स आती रहती हैं, बहुत सी चीजें आती रहती हैं, तो उसको भी हम शेयर करेंगे। तो इसलिए मैं आपको उसका लिंक जो है ना नेक्स्ट क्लास में पक्का से प्रोवाइड कर दूंगी। पता नहीं मैंने अभी तक क्यों नहीं दिया वो लिंक, भूल गई शायद मैं, लेकिन डेफिनेटली मैं दूंगी। अब यार यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट की बात हो रही है। अब देखो, इस पर्टिकुलर नाम को समझने से पहले, सस्टेनेबिलिटी को समझने से पहले जरा एक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि क्या लिखा है। सपोज अ पर्टिकुलर कंट्री इज क्वाइट डेवलप्ड। सपोज कोई देश बहुत ज्यादा डेवलप्ड है, काफी उन्होंने विकास कर लिया है, लेकिन फिर भी दे वुड सर्टेनली लाइक दिस लेवल ऑफ डेवलपमेंट टू गो अप फर्दर और एटलीस्ट बी मेंटेन्ड फॉर द फ्यूचर जनरेशन। यार चाहे यूएसए हो, चाहे कोई भी देश हो, अगर वो देश बहुत ज्यादा डेवलप्ड भी है ना, लेकिन फिर भी वो देश ये चाहेगा कि मैं और ज्यादा डेवलप्ड हो जाऊं, थोड़ा और। जैसे कोई भी इंसान होता है जिसके पास पैसा होता है, वो भी क्या कहता है कि वो खुश हो जाता है क्या कि अरे बहुत पैसा है अपने पास, ठीक है अब कोई जरूरत नहीं, वो इंसान चाहता है मैं और पैसा कमाऊं। सिमिलरली अगर कोई देश भी बहुत डेवलप्ड होता है, वो देश भी चाहेगा कि वो और ज्यादा डेवलप्ड हो जाए, या एटलीस्ट जो उसका लेवल ऑफ डेवलपमेंट है वो एटलीस्ट मेंटेन रहे, उतना तो रहना चाहिए, है ना। लेकिन बेटा हो क्या रहा है, दिक्कत क्या हो रही है, सिंस द सेकेंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी की बात करें, अभी तो हम 21वीं सदी में रह रहे, 21st सेंचुरी में, लेकिन इससे पहले जो 20th सेंचुरी की अगर आप बात करते हो, उसके सेकेंड हाफ से हम लोग देख रहे हैं, नंबर ऑफ साइंटिस्ट हैव बीन वार्निंग दैट द प्रेजेंट टाइप एंड द लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट आर नॉट सस्टेनेबल। तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने वार्निंग दिया 1950s के बाद कि 1950 के बाद से ही बहुत सारे जो दुनिया भर के देश हैं, जिस तरीके से वो डेवलपमेंट कर रहे हैं, जिस तरीके से वो रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, वो लेवल ऑफ डेवलपमेंट सस्टेनेबल नहीं है। मतलब अगर इस लेवल से आप डेवलपमेंट करोगे तो टिक नहीं पाओगे, सस्टेन नहीं कर पाओगे। सस्टेन करने का मतलब क्या है, जीवित रहना, टिकना। सस्टेन नहीं कर पाओगे, टिक नहीं पाओगे अगर इसी लेवल से डेवलपमेंट आप करते रहोगे, क्योंकि ये लेवल ऑफ डेवलपमेंट ज्यादा समय तक रह नहीं पाएगा, टिक नहीं पाएगा। अब बेटा यहां पे बात आती है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सभी ने ये शब्द कभी ना कभी अपनी जिंदगी में जरूर सुना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि टिकना है, हमें डेवलपमेंट भी करनी है पर टिके रहना है। इसका सिंपल सा मतलब है, बचपन से ना ये डेफिनेशन आप पढ़ते हुए आ रहे हो तो ध्यान से देखना, मतलब आज की डेवलपमेंट, प्रेजेंट लेवल ऑफ डेवलपमेंट शुड नॉट हैम्पर द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। आप जिस हिसाब से आज डेवलपमेंट कर रहे हो उसका ये मतलब नहीं है कि आज ही आप सारे रिसोर्सेज को खत्म कर दो और जो कल को पीढ़ी आए उसके पास कुछ बचे ही ना।
है ना। आज ही अगर हम सारा पेट्रोल, नेचुरल गैस, फ्यूल, हर चीज खत्म करके चले जाएंगे तो कल को जो आने वाली पीढ़ी है, क्या वो टिक पाएगी? क्या वो डेवलपमेंट कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। दैट मीन्स कि ये जो डेवलपमेंट है ये सस्टेनेबल नहीं है। तो हमें इस तरीके से डेवलपमेंट करनी है कि प्रेजेंट जनरेशन भी डेवलपमेंट कर सके, प्रेजेंट जनरेशन भी डेवलपमेंट कर सके, बट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग the needs of the future generation। मतलब बेटा यहां बड़ी सिंपल सी बात हो रही है कि आज आपको डेवलपमेंट करनी है, करो, है ना। प्रेजेंट जनरेशन जो आज की पीढ़ी है डेवलपमेंट कर रही है, करे, वो करती जाए डेवलपमेंट, लेकिन डेवलपमेंट हमेशा इस तरीके से होनी चाहिए कि प्रेजेंट जनरेशन की डेवलपमेंट फ्यूचर जनरेशन की डेवलपमेंट को नुकसान ना पहुंचाए। आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी आपको छोड़ के जाना है सब कुछ। आज हमारे पास रिसोर्सेज है, हम डेवलपमेंट कर पा रहे हैं, लेकिन ये नहीं, ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है कि हम सारे उन संसाधनों को खत्म करके चले जाएं। हमें वो रिसोर्सेज बहुत आराम से अपने हिसाब से इस्तेमाल करने हैं और उन रिसोर्सेज को बचाना है फॉर द कमिंग जनरेशन, ठीक है, ताकि कमिंग जनरेशन भी आगे आके डेवलपमेंट कर सके। ओके, ग्रीडी नहीं बनना, लालची नहीं बनना है, ये होती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब अगर यहां पे आप देखो बेटा चल क्या रहा है ना दुनिया भर में, पहली बात तो अपने देश की बात करते हैं, यहां पे ग्राउंड वाटर की बात करते हैं। ग्राउंड वाटर क्या होता है? जैसे हमारी जो सतह के नीचे, ग्राउंड के नीचे जो पानी, ग्राउंड वाटर है ना। ग्राउंड वाटर की अगर आप बात करते हो, 1/3 ऑफ आवर कंट्री इज ओवर यूजिंग ग्राउंड वाटर। हमारे कंट्री में 1/3 जो जनता है वो इस ग्राउंड वाटर का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कर रही है, इसको ओवर यूज कर रही है। ग्राउंड वाटर ओवर यूज पर्टिकुलरली हमारे एग्रीकल्चरली प्रॉस्परस रीजन, हार्ड रॉक प्लेटू एरिया, सेंट्रल साउथ इंडिया, कोस्टल एरिया जो समुद्री तट का किनारा है, ठीक है, जहां पे बहुत ज्यादा खेती बाड़ी होती है, जो प्लेटू रीजन, मतलब ये वाला जो प्लेटू रीजन है ना, और ग्रोइंग अर्बन सेटलमेंट जहां शहर बनते जा रहे हैं, बहुत ज्यादा ओवर यूज हो रहा है ग्राउंड वाटर का। अब भाई इतना ज्यादा ओवर यूज हो रहा है, पर मैम दिक्कत की क्या बात है? ग्राउंड वाटर तो रेन्यूएबल रिसोर्स है भाई। सभी ने बचपन में ना पढ़ रखा है वाटर साइकिल। वाटर साइकिल में क्या होता है बच्चों? वाटर साइकिल में हमने देखा पानी है, पानी गया, कहां गया? इवेपोरेट होकर फिर जो है कंडेंसेशन हुई, कंडेंसेशन के बाद प्रेसिपिटेशन हुई और इससे पानी वापस आ गया। तो पानी तो रेन्यूएबल है, पानी तो फिर से जीवित हो जाएगा, फिर से आ जाएगा। अगर हम यूज कर भी लेंगे, ओवर यूज कर भी लेंगे तो क्या नुकसान है? इसमें दिक्कत क्या है? क्योंकि पानी तो वाटर साइकिल के थ्रू वापस आ जाएगा ना हमारे पास। लेकिन एक दिक्कत है बच्चों, जिस स्पीड से पानी को ओवर यूज कर रहे हैं उतनी तेजी से वो पानी रेन्यू नहीं हो रहा, जिसकी वजह से उसकी कमी, उसकी स्कार्सिटी क्रिएट हो रही है। हम पूरी बाल्टी ले आओ, बाल्टी को भरने में थोड़ा टाइम लग रहा है, पर जैसी बाल्टी भर रही है आप उसको पूरा फेंक रहे हो। लेकिन यार आपने क्या करा? ओवर यूज कर लिया उस पानी का। अगर आप धीरे धीरे यूज करते तो शायद बाल्टी भरती रहती, पर हम उस स्पीड से यूज नहीं कर रहे ना, हम पूरा का पूरा एक ही बारे में यूज कर रहे हैं और फिर बाल्टी को भरने में उतना ही टाइम लग रहा है। सिमिलरली उस बाल्टी की तरह ही ग्राउंड वाटर है, जिसको भरने में अपना टाइम लगेगा, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें टाइम लगेगा ही लगेगा। लेकिन यहां पर हम क्या कर रहे हैं? फटाफट से उसको ओवर यूज कर दे रहे हैं। तो ये तो दिक्कत हो रही है, ठीक है। फिर तो दिक्कत हो रही है क्योंकि वी यूज मोर देन व्हाट इज बीइंग रिप्लेनिश। जितनी तेजी से वो रिप्लेनिश नहीं हो रहा, वापस नहीं आ रहा है, उतनी तेजी से हम उसको ओवर यूज कर दे रहे हैं, जिसकी वजह से पानी की कमी क्रिएट हो रही है। तो ये तो रेन्यूएबल रिसोर्स की बात हुई। अब जरा एक और रिसोर्स देखो यहाँ पे, क्रूड ऑयल मतलब कच्चा तेल जिससे पेट्रोल वगैरह ये सब बनता है। नाउ कच्चे तेल की बात करें, मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज हैं यहाँ पे बहुत सारे रिजर्व्स हैं जो कि 70 साल तक ही चल पाएंगे। यूएसए में बहुत ही कम है, 10 साल तक चलने वाले रिजर्व्स हैं, और वर्ल्ड में इतने जो आगे 47 ईयर्स तक चलेंगे। बात ये भी नहीं है, बात यह है कि कंट्रीज लाइक इंडिया डिपेंड ऑन इंपोर्टिंग ऑयल फ्रॉम अब्रॉड, क्योंकि हमारे पास इनफ स्टॉक नहीं है। बच्चों हमारे देश के पास ज्यादा क्रूड ऑयल है नहीं, कच्चा तेल हमारे पास इतना है नहीं, तो हमें दूसरे देशों से इंपोर्ट करके मंगवाना पड़ता है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है। ऊपर से अगर
कमी हो जाएगी तेल की तो तेल के दाम बढ़ेंगे, तेल के दाम बढ़ेंगे तो ये हर किसी के लिए प्रॉब्लम है। तेल के दाम बढ़ते हैं ना तो मार्केट में हर चीज में महंगाई बढ़ जाती है, एक आम आदमी को बहुत नुकसान पहुंचता है। उसी के साथ यूएसए जैसे कंट्रीज के पास भी रिजर्व्स कम है, तेल कम है, तो ये लोग क्या करते हैं, ये ना तेल के लिए मिलिट्री इकोनॉमिक पावर यूज करते हैं अपनी। मतलब बहुत जगह पे यूएसए वाले क्या करते हैं कि अपने आर्मी वगैरह को भेज देते हैं, कब्जा कर लेते हैं बहुत सी जगहों पे जाके, बिकॉज उन्हें ऑयल चाहिए, क्योंकि उनके पास ऑयल कम है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है यार। बात यही है, ऑयल तो भाई एक नॉन रेन्यूएबल रिसोर्स है, मतलब जितना है उतना ही है। ये तो रेन्यू भी नहीं होने वाला पानी की तरह, ये तो जितना है अगर खत्म हो गया तो खत्म, उसके बाद आपको तेल नहीं मिलेगा। तो वही बात है कि वी हैव लिमिटेड ऑयल, और अगर हम उसे खत्म कर देंगे तो खत्म ही हो जाएगा। तो अगेन दिस इज अ प्रॉब्लम। तो यहां पे यार वही बात आती है कि एट द एंड ऑफ द डे आप जब इन्वायरमेंट को डिग्रेड करते हो, जब आप अपनी प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हो, चाहे वो कोई रेन्यूएबल रिसोर्स आप खत्म कर रहे हो, चाहे कोई नॉन रेन्यूएबल रिसोर्स आप खत्म कर रहे हो, तो उसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा, वो किसी देश या स्टेट की बाउंड्री बॉर्डर को रिस्पेक्ट नहीं करता। इसका ये मतलब है कि जब बेटा इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है, जब प्रकृति दूषित होती है, खराब होती है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का मतलब है खराब होना। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है मतलब ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रहा है। इन सभी का प्रभाव किसी एक देश तक सीमित नहीं है, पूरी दुनिया भर में पड़ता है इम्पैक्ट, है ना। ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, इस चीज से पूरी दुनिया गुजर रही है। नॉट जस्ट इंडिया, नॉट जस्ट पाकिस्तान, नॉट जस्ट चाइना, नॉट जस्ट यूएस, the entire world will face the impact of climate change, global warming, all these things। इसी वजह से हम सभी का जो फ्यूचर है, भविष्य है, जुड़ा हुआ है। और जितनी भी कंट्रीज दुनिया भर में मौजूद है, सभी को इस चीज में एक दूसरे का साथ देना चाहिए कि हम अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकें, हम अपने एनवायरनमेंट की रक्षा कर सकें। ठीक है, तो यहां पे इसलिए बोला गया है कि हमें एक सस्टेनेबल तरीके से, इस तरीके से डेवलपमेंट करनी चाहिए कि हमारी जो आज की पीढ़ी है वो भी डेवलपमेंट कर सके विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। आगे आने वाली पीढ़ी की डेवलपमेंटल नीड्स पर भी हमें नुकसान नहीं पहुंचाना है, उनके लिए भी हमें रिसोर्सेज छोड़ के जाने हैं। तो अपने हिसाब से यूज करो, जरूरत से ज्यादा मत यूज करो, ताकि आगे आने वाली पीढ़ी के लिए हम रिसोर्सेज छोड़कर जाएं। सिंपल सा टॉपिक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। जल्दी से मेरे बच्चे मुझे बता देंगे फटाफट से कि आया है समझ कि नहीं आया है समझ, फटाफट से बताएंगे। चमका, क्लियर है? चमक गया, चमक गया, चमक गया, चमक गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब बेटा जरा इधर आ जाओ। इंडिया क्रूड ऑयल, जो कच्चा तेल है, इंडिया इसको अपने देश में इंपोर्ट क्यों करता है, मतलब दूसरे देश से हम खरीदते क्यों है क्रूड ऑयल? क्यों खरीदते हैं? क्यों खरीदते हैं भाई? क्योंकि हमारे पास बहुत तेल है, एक्सेस ऑयल है, क्योंकि हमारे पास उतना ऑयल रिजर्व नहीं है, क्योंकि ऑयल बाहर फ्री में मिल रहा है हमें, या फिर इट एक्सपोर्ट्स ऑल द ऑयल, क्योंकि हम अपना सारा ऑयल एक्सपोर्ट कर देते हैं। बताओ मैम, भूख लग रही है बेटा। मैं स्क्रीन से अगर आ सकती ऐसे खाना खिलाने के लिए तो जरूर आती मैं, लेकिन आपको सैड है कि आपको खुद ही खाना खाना पड़ेगा। बढ़िया सा खाओ यार कुछ। शॉर्ट नोट्स, फ्लो चार्ट, ये सब बेटा तेरे को मैं प्रोवाइड करूंगी, हर किसी को, अपने डीवास को, हर किसी को। ठीक है, तो मेरे को थोड़ा सा समय दे दो यार। जितना भी आप ये मटेरियल हमें बोल रहे हैं, ये सब आपको मैं प्रोवाइड करूंगी, तो डू नॉट वरी एट ऑल। ठीक है, किसी को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको मैं एक तो ग्रुप में ऐड करूंगी, वहां पर मैं प्रोवाइड करूंगी, प्लस क्लास में भी लेकर आ जाऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट टाइम से। ठीक है, ठीक है। शॉर्ट नोट्स, कोई बच्चा मेरे को कल बोल रहा था मैम 1 पेज नोट्स, कोई बोलता है फ्लो चार्ट। तो एक काम करते हैं, इन सभी चीजों को मर्ज करके एक ऐसे नोट्स बनाते हैं जो आपके बहुत मदद आ जाए। ठीक है,
ठीक है, समरी अभी मैं दे रही हूं, अभी मैं पूरा समरी दे रही हूं, पूरी समरी दे रही हूं, अभी पूरा फ्लो चार्ट बनाऊंगी, अभी के अभी पूरी समरी दूंगी, ठीक है। चलो अब यार, क्योंकि हम क्यों इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि हमारे पास रिजर्व नहीं है, तभी हमें बाहर से मंगवाना पड़ता है, बाहर से खरीदना पड़ता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, बहुत ही बढ़िया। देख लेते हैं यहां पर, मनीष, सौम्या, गणेश, विंसेंजो, शुभम, हर्षुल, विवेक, बिलियनियर माइंडसेट, अबीर एंड हिमांशु, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेन्यूएबल रिसोर्स, इनमें से कौन सा संसाधन एक रेन्यूएबल मतलब जो फिर से रेन्यू हो जाता है, फिर से जो रिप्रोड्यूस हो जाता है, कोल, पेट्रोल, ग्राउंड वाटर या नेचुरल गैस, बताओ जल्दी जल्दी से बताओ मेरे बच्चों। गोलगप्पे खा रहे हो यार, मन कर गया। रेन्यू क्या हो जाता है बच्चों, कौन सा ऐसा संसाधन है जो फिर से रेन्यू हो जाता है, फिर से आप मतलब प्रकृति बना लेती है उसको, दैट इज वेरी इजी, इट इज ऑप्शन सी, ग्राउंड वाटर, पानी, वाटर साइकिल, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, डेफिनेटली। अरे रुक जाओ, हमारे बच्चों को आता है, रुको रुको, ठीक है, बहुत ही बढ़िया यार। यहां पर शुभम, विंसेंजो, मनीष, अरमान, अंश, सौम्या, हाना, नैतिक, भाविक, गणेश, ठीक है। एक और क्वेश्चन है यार, एक और क्वेश्चन पे चलती हूं, इसके बाद एक लास्ट चीज समझाऊंगी, फिर मैं सम अप कर देती हूं। चलो लास्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है गाइस, फटाफट से आप लोग मुझे बताओगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मोर इंडस्ट्रीज, डेवलपमेंट विदाउट हार्मिंग फ्यूचर जनरेशंस, रैपिड अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन होता है शहरों का बनना, बहुत तेजी से शहरों का बनना, या मोर कंजम्पशन। तो व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बहुत ही ज्यादा सिंपल है ये। दाल चावल खा रहे हो, अमेजिंग, घर के दाल चावल का कोई कंपैरिजन नहीं है बेटा किसी भी खाने से। Volcanoes, what are you doing? Yes, the correct answer is only one answer, which is option B. बिल्कुल सही। तो डेवलपमेंट इस तरीके से हो जाए कि बिना फ्यूचर जनरेशन को नुकसान पहुंचाए हो जाए, तो यस इट इज ऑप्शन बी। बहुत ही बढ़िया गाइस, बहुत ही बढ़िया। सौम्या, गणेश, मनीष, शुभम, विंसेंजो, अभी, हर्ष, बिलियनियर बॉय, मोहम्मद एंड मोहित। एक बारी फाइनल लीडर बोर्ड देख लेते हैं। तो यहां पर प्रिंसेस आर्या, सक्षम, अर्पण, आदित्य, मोहम्मद, सुमैया, हर्षुल, सिद्धांत, अरमान एंड अरमान, ठीक है, ओके, ठीक है गाइस, यस, ठीक है। चलो अब बचा पार्टी, यहां पे एक लास्ट चीज देख लो, फिर मैं आपको पूरा यहां पे समरी दे देती हूँ। एक मिनट ना, एक काम करते हैं, इसको हम, ये क्वेश्चन इधर क्यों है, ठीक है, ओके। अब यार बहुत ही फन चीज है, तो ये आप लोग कैलकुलेट करना, ठीक है, मैं आपको बस बता रही हूं। बॉडी मास इंडेक्स, अब बहुत बारी जब हम लोग जिम वगैरह जाते हैं, है ना, तो वहां पे जिम के अंदर भी मशीनें लगी होती है बीएमआई कैलकुलेट करने के लिए। व्हाट इज द बॉडी मास इंडेक्स बच्चों, एक तरीके से आपकी हेल्थ को मेजर करने के लिए कि आपकी हाइट के हिसाब से क्या आपका वेट जो वजन है, क्या वो ठीक है कि नहीं है। तो बीएमआई की अगर मैं बात करती हूँ, एक सिंपल सा फॉर्मूला है, आपका जो भी वजन है उसको केजीज में आपको लेना है, मीटर्स में आपको अपनी हाइट लेनी है, उसका स्क्वायर करना है और इनको ऐसे डिवाइड कर देना है, वजन मीटर में हाइट स्क्वायर करके डिवाइड कर देना है। अगर आपका आंसर 18.5 से 25 के बीच में आ रहा है तो बिल्कुल परफेक्ट हो आप, मतलब आपकी हाइट के हिसाब से वेट बिल्कुल ठीक है। अगर 25 से ऊपर आ रहा है दैट मींस यू आर ओवरवेट, वजन थोड़ा सा कम करने की जरूरत है। और अगर 18.5 से कम आ रहा है दैट मींस यू आर अंडर नरिश्ड, मतलब थोड़ी सेहत बनाने की जरूरत है, ठीक है। तो ये आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो, आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं, किसी का वजन अगर 25 किलो है, हाइट 1 मीटर है, बहुत सिंपल कैलकुलेशन ले रही हूँ, ठीक है। तो आप इसको डिवाइड कर दोगे, 25 आंसर आ जाएगा, दैट मीन्स परफेक्ट है हेल्थ और हाइट, ठीक है, प्रपोर्शन में है बिल्कुल। तो इस तरीके से यू कैन क्लॉक इट। ओ माय गॉड, ठीक है, 56.5, अरे रहने दो गाइस, क्लॉक इट डीवाज।
तो प्लीज इसको आप करके आना कैलकुलेट, और याद रखना कि केजीज में वेट लेना है, हाइट आपकी मीटर्स में होनी चाहिए। हम ज्यादातर सेंटीमीटर में हाइट देखते हैं, पर मीटर्स में हाइट होनी चाहिए, और मीटर्स में स्क्वायर कर दो उसको और डिवाइड कर दो, ठीक है। देन यू सी दी आंसर कि व्हाट इज द आंसर, किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है। ओके ठीक है, तो ये बेसिकली इससे कम है तो अंडर नरिश्ड, अरे एक सेकेंड, चलो यार एक बारी पूरा का पूरा हमने जो आज पढ़ा है इसको फटाफट से हम समराइज कर लेते हैं, ठीक है। इधर आ जाते हैं लास्ट में, जल्दी 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 से, ठीक है। ऑलराइट, देख लेते हैं गाइस। सबसे पहले हमने बात करी पब्लिक फैसिलिटीज की, यानी कि सरकार को कुछ फैसिलिटीज हैं जो कि जनता को प्रोवाइड करनी चाहिए, जिससे कि हेल्थ और एजुकेशन बेहतर होता है और किसी भी जगह की डेवलपमेंट होती है। इसमें हमने देखा कि अगर सरकार हमें जो है कलेक्टिवली अस्पताल प्रोवाइड करता है, सरकारी अस्पताल, सरकारी स्कूल, ठीक है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जिससे जनता को अनाज सस्ते दामों में मिलता है, तो इन सभी पब्लिक फैसिलिटीज से जनता जो है उसका हेल्थ और एजुकेशनल कंडीशन इंप्रूव होता है और किसी भी जगह की डेवलपमेंट होती है गवर्नमेंट की इन पब्लिक फैसिलिटीज से, ठीक है। और उसके बाद हमने बात करी सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट की। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट में हमने देखा गाइस कि हम लोगों को इस तरीके से डेवलपमेंट करनी चाहिए कि प्रेजेंट जनरेशन की डेवलपमेंट फ्यूचर जनरेशन की डेवलपमेंट को नुकसान ना पहुंचाए। इसका सिंपल सा मतलब हमने बहुत से एग्जांपल से देखा कि जैसे ग्राउंड वाटर है जो एक रेन्यूएबल रिसोर्स है, हम उसको भी ओवर यूज कर रहे हैं। क्रूड ऑयल है वो तो काफी लिमिटेड है, नॉन रेन्यूएबल है, वो तो रेन्यू भी नहीं हो सकता, तब भी हम उसे जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ समय बाद वो खत्म हो जाएगा। तो अगर हम रिसोर्सेज को ओवर यूज कर देंगे या खत्म कर देंगे तो हम लोग ना आगे आने वाली जनरेशन के लिए कुछ रिसोर्सेज छोड़ेंगे ही नहीं। तो हम लोगों को सस्टेनेबल तरीके से डेवलपमेंट करनी चाहिए, जहां पे जिसकी जितनी जरूरत है उतने ही रिसोर्सेज का इस्तेमाल करो, जरूरत से ज्यादा मत यूज करो, ताकि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हम रिसोर्सेज को संभाल के रख सके। इतनी सी ही बात है गाइज। आई होप कि सभी को बात जो है बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। सब लोग यहां पर अपना जो है क्लॉक इट हो गए हैं, सब क्लॉक इट कर लिया है हमने, ठीक है। ओके ठीक है। ओके अभी आप सभी को पता है कि इट्स द टाइम फॉर होमवर्क, इट्स द टाइम फॉर होमवर्क गाइज। तो यहां पर आप लोगों के पास कुछ सवाल है जो कि आपको होमवर्क के लिए दिए जा रहे हैं। मुझे पता है कि बहुत से बच्चे हमारे होमवर्क करते ही नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे हैं जो रेगुलरली होमवर्क कर रहे हैं, लेकिन ये सभी के लिए होमवर्क है। सबसे पहले एवरेज इनकम एक कंप्लीटली एडिक्वेट इंडिकेटर डेवलपमेंट का क्यों नहीं है? मतलब बेटा एवरेज इनकम क्या बहुत अच्छा इंडिकेटर नहीं है जो डेवलपमेंट के बारे में बता सके? क्यों? यहां पर आपको लिमिटेशंस ऑफ एवरेज इनकम लिखनी है कि क्या क्या कमियां हैं एवरेज इनकम में। लिमिटेशंस ऑफ एवरेज इनकम यहां पर आपको लिखनी पड़ेंगी। नेक्स्ट में रोल ऑफ गवर्नमेंट इन प्रोवाइडिंग पब्लिक फैसिलिटीज, जनता को सुविधाएं प्रोवाइड करने में, पब्लिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करने में सरकार का क्या रोल है, ये आपको बताना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज Why is Kerala ranked better than Haryana despite lower per capita income? केरला की पर कैपिटा इनकम, एवरेज इनकम हरियाणा से कम है, लेकिन फिर भी केरला की रैंकिंग हरियाणा से बेटर क्यों है? तो ये चीज भी आपको बतानी होगी। ये कुछ क्वेश्चंस है जो कि आपको अटेम्प्ट करने हैं, बहुत ही प्यारे से क्वेश्चंस है, ठीक है। तो इन्हें प्लीज अटेम्प्ट करके आइएगा। बाकी हम लोग मिलते हैं इन द नेक्स्ट क्लास। तो यार वही गाना गा देती हूँ, अभी ना जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं। तो ऑलरेडी आप लोग जा रहे हो एंड हमें इस हफ्ते जो है एक ही क्लास मिली, लेकिन हम जरूर इस चीज को
नेक्स्ट क्लास में कवर अप कर लेंगे। वी विल टेक एन एक्स्ट्रा क्लास नेक्स्ट वीक, किसी भी दिन वो क्लास हो सकती है। तो अगले हफ्ते प्लीज अपने आप को गाइज, माय डीवाज एंड यू नो सुपर हीरोज, प्लीज प्रिपेयर कर लेना फॉर एन एक्स्ट्रा क्लास। आई नो दैट यू गाइज वांट टू एंजॉय योर समर वेकेशंस, लेकिन समर वेकेशंस को एंजॉय करने के साथ साथ थोड़ी सी पढ़ाई तो करनी बनती है गाइज, ठीक है। तो थोड़ी सी पढ़ाई हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीक, एक एक्स्ट्रा क्लास लगाएंगे ताकि नेक्स्ट वीक में हम एक और चैप्टर कंप्लीट कर सके। तो अगले हफ्ते का हमारा गोल क्या है, अगले हफ्ते का हमारा उद्देश्य या गोल यही है कि हमको रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट पूरा कंप्लीट करना है। तो 3 क्लासेस लगाऊंगी रिसोर्सेज डेवलपमेंट की अगले हफ्ते में और उसको पूरा कंप्लीट करूंगी। बाकी नोट्स वगैरह भी बेटा मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, ठीक है। तो ख्याल रखो अपना, हर किसी का ख्याल रखो, मेरे सारे के सारे प्यारे प्यारे डीवास एंड माय सुपर हीरोज, एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए एंजॉय योर वीकेंड, खाना वाना खाओ अच्छे से। थैंक यू सो मच। उज्जू मैम आज बेटा यहीं पे विदा लेती है आप लोगों से, एंड यू नो दैट आई लव यू गाइज फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। आई लव ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। तो टेक केयर गाइज, बाय बाय। होमवर्क कंप्लीट करके आना, ऑलराइट, चलो बाय।